आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो भाई मेरे आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार बता दो क्या हम लाइव आ चुके हैं? यस नो सारे बच्चे सामने है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगा दो इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या करे कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो आप सभी बच्चे को पता होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा लो तो राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, चंदन साक्षी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए फिर सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा चैट सेक्शन में। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है दूसरा नंबर सवाल। बता दो जायसी ने अपने एक अंक की उपमा किससे की है, बताएंगे। जायसी जी ने अपने एक अंक की उपमा किससे की है? कमल है, कुमुद है, सरोवर है, दर्पण है। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना चैट सेक्शन में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, इसका राइट आंसर बता दो कौन सा होगा। तो जैसी ने अपने एक आंख की उपमा की है दर्पण से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा तीसरा नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। लगा दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? तो कृष्ण को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर लगाए हैं। चंदन बहुत अच्छे, चलिए सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर को लगाते चलना लास्ट तक और हमारे साथ बने रहना क्लास में। चलिए फिर चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका चौथा नंबर सवाल। बता दो सूरदास की कौन सी रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है? इतना इंपॉर्टेंट है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूर सागर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा गीतावली तुलसीदास की रचना, अष्टयम नाभादास की रचना और आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे लगाते चलो आंसर। ओके कट्टर हिंदू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। सारे बच्चे आज हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खरी बोली है या फिर मैथिली है? 5 का राइट आंसर सभी बच्चे बता दो क्या होगा। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा जो है वो है हमारा खरी बोली, ब्रज भाषा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रज भाषा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी लगा लो बच्चा पार्टी, सही हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो 6 नंबर सवाल का जवाब। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को, तुलसीदास को, जायसी को या फिर कबीरदास को? सबसे पहले कौन से बच्चे इसका राइट आंसर लगाएंगे? फटाफट से लगा दो। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सूरदास को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि माना जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बता दो राइट आंसर क्या होगा। कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो गोद होता है बच्चों, ऑप्शन बी लगा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 8 नंबर सवाल बता दो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं? तो जातीय महाकवि। 8 का करेक्ट आंसर ए होगा। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। बता दो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के अगर दीक्षा गुरु का बात हो तो वो थे नरहरि दास, अगर शिक्षा गुरु की बात हो तो वो थे शेष सनातन। तो सारे बच्चे सारे प्रश्नों को याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने उपस्थित है 10 नंबर सवाल। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। राम बोला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। बता दो नेटवर्क क्लियर है बच्चा पार्टी, एक बार क्लियर कर दो सभी बच्चे। और 26 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार क्लास में लाइक भी 26 करा दो बच्चा पार्टी फटाफट। कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्षों तक रहकर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। गोल्डन कुमार बहुत अच्छे। चलिए
सौरभ कुमार बहुत अच्छे, दिनेश कुमार भी लगा रहे हैं, सारे बच्चे आंसर को लगाते। चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलते हैं। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो आज के टॉपर बनते हैं। देखिए नाभा दास किसके समकालीन थे, बता दो बच्चा पार्टी। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नाभा दास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के, विनोद कुमार शुक्ल के, गजानन माधव मुक्तिबोध के या फिर भूषण के? तो नाभा दास जो समकालीन थे वो थे तुलसीदास के। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल जो रचना है ये नाभा दास की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभा दास की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए 13 नंबर 14 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। बीजक के रचयिता का नाम क्या है? तो कबीरदास है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। बच्चा पार्टी ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस। 16 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की है? पूछा गया आप लोगों से, बहुत ही जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछा गया, बहुत ही आसान है। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान पूछा गया आप लोगों से, क्या लगाओगे? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर सवाल आपके सामने है। आप लोग क्वेश्चन का नंबर लिख के आंसर लगाया करो, तब तो पता चलेगा कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो। इसलिए सारे बच्चे क्वेश्चन का नंबर लिख के आंसर लगाइएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तुमुल कोलाहल कला में जो कविता है ये कामायनी से लिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल जो है एक प्रकार का उपन्यास है, उसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर डी होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए बच्चा पार्टी इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखते चलोगे। ओके और देखो अभी 30 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लास में लाइक बहुत कम है। बच्चा पार्टी एक बार ईमानदारी से सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना। सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हुआ था, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 21 नंबर सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर सवाल होगा। 22 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। राइट आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बच्चा पार्टी पुत्र वियोग यानी कि पुत्र के वियोग में है, ये कवित्री लिखती है पुत्र वियोग। चलिए फिर अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो उषा है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। और हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगा दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। राइट आंसर डी होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिता का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। राइट आंसर सी होगा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध ने संपादन किया था नया खून का। कब किया था? तो 1956 में किया था बच्चों। जितना भी मैं बता रहा हूँ रिलेटेड क्वेश्चन, तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखते चलिएगा। देखिए मुक्तिबोध
बुद्ध ने नया खून का संपादन किया था 1956 में, तो इसको भी आप लोग याद रख लो। कहीं ये पूछ दे कि नया खून का संपादन वर्ष कब है, तो 1956 लगा के आओगे तो आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर सवाल आपके सामने उपस्थित है, बता दो अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक जो कविता है, ये पुस्तक है रघुवीर साय के द्वारा लिखा गया, आत्महत्या के विरुद्ध, इसी से लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है। चलिए फिर 29 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, बता दो अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता। अधिनायक जो कविता है वो किस तरह की कविता है, यह व्यंग्य प्रधान है, जो कि रघुवीर साय के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर 30 नंबर सवाल है, रघुवीर साय का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर साय का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश लगा सकते हो तो लगा लो, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करते चलिएगा। बच्चा पार्टी ऐसे कैसे काम चलेगा, जितने भी स्टूडेंट हो एक बार क्लास को लाइक करते चलिएगा, फिर पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी। चलिए फिर 31 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा 31 नंबर सवाल। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को जो है कविता के रचयिता का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो दिल्ली में रहकर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अशोक वाजपेयी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। ऑप्शन नंबर बी 100% आपका सही जवाब है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हार जीत क्या है। हार जीत जो कविता है एक प्रकार का गद्य कविता है और यह अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कह सकते हो आप लोग। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सारे बच्चे याद रखेंगे। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, और जितने भी बच्चे का आंसर शो नहीं हो रहा है एक बार सब्सक्राइब करिएगा तो सबका आंसर हमारे पास आने लगेगा। देखिए, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किनके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वही जो कविता है ये लिखा गया अशोक वाजपेयी के द्वारा, और अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है। कवि ने कहा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि ने कहा क्या है, तो बता दो क्या है। 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो एक प्रकार का कविता संग्रह है। ऑप्शन सी राइट आंसर, और जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, तो कारा अधीक्षक। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो आपको पता होगा गांव का घर कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, पथरगामा गोड्डा झारखंड में। राइट आंसर सी होगा 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर सवाल देखिए, मोपासा कहां के थे। मोपासा जो थे वो कहां के थे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मोपासा कहां के रहने वाले थे, बताओ 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये रहने वाले थे फ्रांस के। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर सवाल है, 1870 से 90 के बीच मोपासा ने कितनी लगभग कहानियां लिखी थी, तो 300 के आसपास। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है, तो कलर की मौत। कलर की मौत अंतोन चेखव की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कांगो अफ्रीका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 42 का। बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताएंगे इसका राइट आंसर 1937 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 में। तो सारे बच्चे याद रखिएगा और सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलो बच्चा पार्टी। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 44 नंबर सवाल का जवाब बताना। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, म का उच्चारण स्थान क्या है। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ होता है। ओष्ठ पवर्ण ओष्ठ होता है। राइट आंसर बी होगा। 44 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सारे बच्चे याद रखोगे। ओके जी, और सारे बच्चे आंसर को लगाते चलना बच्चा पार्टी, तभी आप लोगों को याद हो पाएगा क्लास में ये सारा प्रश्न। ओके चलिए 45 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कौन कौन से है, तो ये है हमारा, एक हमारा ये है और ये है, और कौन सा ये, और ये कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसीलिए करेक्ट आंसर डी लगा लो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, ज का उच्चारण स्थान क्या है। इचू यसानान तालु होता है। ज का उच्चारण स्थान है तालु। राइट आंसर बी होगा। 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं।
बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितना हुआ? 3 लगाओ। ऑप्शन सी राइट आंसर है 47 का। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, रात्रि शब्द क्या है? रात्रि, रात्रि हमारा क्या है बता दो। 48 का राइट आंसर। तो रात्रि हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है इसलिए तत्सम लगा सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर सवाल है, पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी हमारे देश का शब्द है इसलिए देशज कह सकते हो। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और क्लास को लाइक करते चलिएगा। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो तो एक बार ईमानदारी से क्लास को लाइक कर दो आप लोग। ओके जी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो हमारे साथ फटाफट से लाइक कर दो बच्चा पार्टी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए, 150 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो एक क्लास में इतना ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है तो समझ लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे हम लोग रूढ़ बोलते हैं, और जिन शब्दों के खंड सार्थक होता तो उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। लेकिन अभी का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 52 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा जो शब्द होता है वो क्या होता है बता दो। भिक्षा ये भी हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, सुमन कुमार यादव है बहुत अच्छे, उमेश शाह है, सूरज कुमार है बहुत अच्छे, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलेंगे। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है बता दो। नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तोल का अगर बोध हो रहा है तो वो उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा घी क्या है? द्रव्यवाचक है। तेल क्या है? तो द्रव्यवाचक है। चीनी क्या है? तो द्रव्यवाचक है। ये क्या है? नाप तोल वाला बात हो रहा है इसमें, तो राइट आंसर कौन सा? डी लगा लो आप लोग। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा की कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। एक हमारा होता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कितना हुआ? 5 हुआ। बच्चा पार्टी ध्यान में रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर सवाल देखिए, तोता शब्द कौन सी संज्ञा? तोता में संज्ञा पूछा गया आप लोगों से, तोता की जाति का बोध हो रहा है, तोता हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर सवाल है, मुसीबत में कौन सा लिंग है? मुसीबत, मुसीबत स्त्रीलिंग है। मुसीबत हमारा स्त्रीलिंग होता है। 56 का राइट आंसर ये होगा। 56 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, मुसीबत में स्त्रीलिंग होता है। ओके चलिए 57 नंबर सवाल देखिए, काजल में कौन सा लिंग है? काजल में लिंग पूछा गया आप लोगों से। काजल जो होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो काजल स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। काजल हमारा कौन सा है? तो पुल्लिंग है बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए गुड इवनिंग रितु कुमारी, गुड इवनिंग उमेश साहब, बहुत सारे अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग। गोल्डन कुमार, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सरिता कुमारी, चंदन है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलेगा। चलिए 58 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। देखो चाय में कौन सा लिंग होता है? चाय में हमारा कौन सा लिंग होगा? तो बस इतना समझ लो, चाय कौन बनाती है? तो बता दो स्त्रीलिंग होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर ये लगा लो। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लो। 59 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के? तो वचन बता दो, वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, लगा लो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर सवाल को देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? इतना आसान सा सवाल है बच्चा पार्टी, इसका आंसर नहीं लगाओगे तो फिर किसका लगाओगे? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो पाठ है वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा, संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? सबसे पहले 60 का राइट आंसर कौन से बच्चे लगाएंगे? फटाफट से बता दो, सबसे पहले कौन से बच्चे लगाएंगे? ओके शशिकांत कुमार लगाएंगे सबसे पहले। इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? 60 का सबसे पहले कौन से बच्चे हैं जो आंसर लगाएंगे इसका? 60 का राइट आंसर कौन से बच्चे लगाएंगे? ओके रितु कुमारी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आत्मीयता। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था बच्चा पार्टी? फटाफट से बता दो, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। करेक्ट आंसर ये होगा। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे को ये सारा प्रश्न याद होना चाहिए। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो। गुलेरी जी
ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? गुलेरी जी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, कितना हुआ? 3 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा 65 नंबर सवाल। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, रोज जो है आज्ञा की रचना और तिरिच उदय प्रकाश की रचना। तो उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, इसीलिए डी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 67 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? नहीं है, ये कफन कहां से आ गया? गुलेरी जी की ये रचना नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में कौन सी कहानी मील की पत्थर जो मानी जाती है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी कहानी के विकास में कौन सा कहानी है जो मील का पत्थर माना जाता है? तो वो है उसने कहा था। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए होगा। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। संपूर्ण क्रांति क्या है? बहुत आसान है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है बताएंगे सभी बच्चे। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में फटाफट से एक बार लगा दो। संपूर्ण क्रांति पाठ जो है वो क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, निबंध है, एकांकी है, कहानी है, क्या है? आत्मकथा है। सभी बच्चे एक बार क्लियर कर दो फटाफट से। तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो हमारा कौन सा है? तो एक प्रकार का भाषण है, जिसको देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बच्चा पार्टी कौन सा होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 70 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी और जयप्रकाश नारायण भी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 73 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 73 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो किसका किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर पाठ, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। सभी बच्चों को पता होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ओके जी, चलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना। बच्चा पार्टी लाइक के लिए बोलना पड़ रहा है आप लोगों को, तो एक बार सभी बच्चे जो है क्लास को लाइक कर दो। ओके जी, ओके बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो। ये रहा आपके सामने, मालती का पति क्या है? मालती का जो पति है वो है डॉक्टर है। कौन सा होगा? मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है। मालती के अगर पति का नाम पूछे तो आप लोग क्या लगाओगे? मालती के पति का जो नाम था वो था महेश्वर। बच्चा पार्टी इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मालती के पति का जो नाम था वो था महेश्वर। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 76 नंबर सवाल है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन जो है उनमें से किससे संबंध है? तो एक प्रकार का बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? तो एक प्रकार का बीमारी है। करेक्ट आंसर डी होगा। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बता दो। नदी के द्वीप किसकी रचना? नदी के द्वीप अज्ञा जी की रचना। नदी के द्वीप जो है ये अज्ञा जी की रचना है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 78 नंबर सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं? बताओ, ये लेखक पूछते हैं मालती से कि तुम पढ़ती लिखती नहीं, तो मालती जो है मुस्कुरा के वहां से चल दी थी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, लेखक ने पूछा था। राइट आंसर ए होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी कह सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर सवाल क्या अगर भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वो था स्वाधीनता सेनानी। स्वाधीनता सेनानी था, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी था बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 82 नंबर सवाल है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ओके, चलिए। पिंकी कुमारी, सूरज कुमार, सूरज कुमार, दो सूरज कुमार है, उमेश शाह है, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, और यह किस पाठ की पंक्ति है? तो ये एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह भगत सिंह के द्वारा कहा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने ये रहा, तो बता दो। 84 नंबर सवाल है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। राइट आंसर भी होगा। चलिए 85 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? गहरे और विशाल। गहरे और विशाल। राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और भी याद रखिएगा कि ओ सदा नीरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओके जी, बच्चा पार्टी, इसको भी आप लोग याद रखोगे। एक बार क्लास को बच्चा पार्टी लाइक कर देना सभी बच्चे। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा जो पाठ है वो किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा कि एक प्रकार का कहानी है, निबंध है। ओ सदा नीरा एक प्रकार का निबंध है, इसलिए कह लो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चा पार्टी ध्यान में रखिएगा, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलिए फिर 87 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो। रंगून कहाँ है? तो रंगून है वर्मा में। रंगून कहाँ है? तो वर्मा में है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रंगून कहाँ है? तो वर्मा में है। सारे बच्चे जिसका भी आंसर शो नहीं हो रहा है एक बार सब्सक्राइब करिएगा, फिर मैसेज करिएगा तो आपका मैसेज आने लगेगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। राइट आंसर ये होगा। 89 नंबर सवाल है। मुन्नी कौन थी? मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी। राइट आंसर डी होगा। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर सवाल है आपके सामने ये रहा, बता दो। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो वो है हमारे कौन? प्रलय की छाया के कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर सवाल है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम है नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था इस रचना के लिए। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए। प्रगीत और समाज जो है ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना है, और ये जो लिया गया ये कहां से लिया गया? वाद विवाद संवाद से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 92 का। 93 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? जियानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ये होगा 93 का। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर सवाल है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो जूठन है। जूठन जो पाठ है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठन जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है? तो आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। डी हो जाएगा सही जवाब। 97 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया था भारत रत्न का। ये भारत रत्न इसको नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये परिवेश सम्मान जो है ये 1995 में दिया गया था। जयश्री सम्मान जो है ये 1996 में दिया गया था। ये कथाक्रम सम्मान 2000 में दिया गया था, 2000 ईस्वी में। ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा हो सकती है चुनौतियों को झेलने में, मुसीबतों का सामना करने में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए फिर 99 नंबर सवाल देखिए क्या करें। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो एक प्रकार का क्या है? तो डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, जो कि मलियज की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये मलियज जी की रचना है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 100 नंबर सवाल है। तिरीच किस प्रकार की रचना है? तिरीच जो रचना है वो किस
प्रकार की रचना है? तो यह है आधुनिक त्रासदी। करेक्ट आंसर कौन सा? तो ए होगा, आधुनिक त्रासदी की कहानी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 101 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? तो स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। राइट आंसर ये होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 102 नंबर सवाल है, करबक पाठ कहां से लिया गया? करबक जो पाठ है वो कहां से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया। करबक पाठ पद्मावत से लिया गया। बच्चा पाठ एक चीज और याद रखिएगा, अगर पद्मावती रहे तो वो हमारा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ओके जी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 103 नंबर सवाल है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। कवितावली तुलसीदास की रचना है, गीतावली तुलसीदास की रचना है, लेकिन साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 104 नंबर सवाल है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? रत्नावली। ऑप्शन बी लगा लो आप लोग। चलिए 105 नंबर सवाल देखिए, रामचरितमानस निम्नलिखित में क्या है? रामचरितमानस जो रचना है वो निम्नलिखित में क्या है? बता दो बच्चा पार्टी फटाफट से। तो एक प्रकार का महाकाव्य है। महाकाव्य कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर सवाल देखिए, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? बता दो सभी बच्चे। एक बार बच्चा पार्टी क्लास को भी लाइक कर दो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो। देखो क्लास को आप लोग नहीं लाइक करते हो मजा नहीं आता। एक बार बता दो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना, और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हो जिसका मैसेज हमारे पास नहीं आ रहा है वो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, तब आपका भी मैसेज हमारे पास आने लगेगा। देखिए इसका राइट आंसर बता दो, कवितावली की रचनाकार कौन है? तो कवितावली की रचनाकार जो है वो है हमारे तुलसीदास। कवितावली की रचनाकार है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 107 नंबर सवाल है, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास शिष्य थे स्वामी अग्रदास के। नाभादास के गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने? 108 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? 108 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो ये कबीरदास और सूरदास के बारे में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा कविता है? तो छप्पे जो पाठ पढ़ते हो ये नाभादास की रचना है, लेकिन इसमें जो है कबीरदास और सूरदास के बारे में बताया गया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 109 नंबर सवाल है, तेजतम अंश पर, तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये कविता चैप्टर से लिया गया, जो कि भूषण जी की रचना में दिया गया है। तेजतम अंश पर यानी कि जैसे प्रकाश का अंधकार पर राज है, और कान्हा पर किसका? कान्हा का जो राज है वो कंस पर है। ऐसे ही यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यानी कि शिवराज जी का इस पे राज है। ओके, ये पंक्ति लिया गया भूषण जी की कविता से। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 110 नंबर सवाल है, कौन आता है? देखो तो कौन आता है मतलब क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्नवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 111 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल पूछे, अगर आपसे मूल पूछे, मूल पूछे तो 6 होता है। अगर कुल अगर आपसे पूछा गया तो ये हमारा कितना होता है? 11 होता है। कुल पूछा गया 11 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 112 नंबर सवाल है, स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्मरण का विशेषण क्या होता है? स्मरणीय होता है, स्मरणीय होता है। राइट आंसर कौन सा? तो सी होगा। 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 113 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, आलस का विशेषण क्या होगा? आलस का जो विशेषण होता है वो कौन सा होता है? आलसी होता है। आलस का विशेषण, इसकी विशेषता क्या है? तो ये आलसी बनाता है लोगों को। राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 114 नंबर सवाल देखिए, नमक का विशेषण क्या होगा? नमक का विशेषण नमकीन होता है। नमक का विशेषण क्या होता है? नमकीन होता है बच्चों, याद रखिएगा। सिद्धार्थ झा बहुत अच्छे, सूरज कुमार 111 का डी लगाए हैं, बहुत अच्छे। सरिता यादव बहुत अच्छे, उमेश यादव है, गोल्डन कुमार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 115 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो 115 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण आदरणीय होता है। आदर का विशेषण आदरणीय होता है। करेक्ट आंसर ए होगा आपका। चलिए 116 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बता दो इतिहास का विशेषण क्या होगा? इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। इतिहास का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक होता है बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा। और सारे बच्चे एक बार ईमानदारी से क्लास को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे नहीं किए हो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लो। गुड इवनिंग मनीष यादव, गुड इवनिंग।
सभी बच्चे एक बार कर लो फटाफट से। चलिए फिर 117 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से एक बार कर दो। आप लोग लाइक करते हो तो पढ़ाने में भी मजा आता है, इसलिए एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। देखिए विकास में उपसर्ग क्या होता है, विकास में वी प्लस कास, विकास होता है हमारा, तो वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, तो एक ए हो जाएगा। चलिए 118 नंबर सवाल देखिए, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा, उपसर्ग पूछा गया अति और रिक्त, अति हमारा कौन सा होगा, तो उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 119 नंबर सवाल को देखते हैं, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। देखिए 119 नंबर सवाल है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग, भर पेट, भर और पेट, भर पेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पुरातन में कौन सा उपसर्ग, पुरातन में कौन सा, पूरा और तन, पुरातन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 121 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बता दो पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज में जो खो गया वो पंच परमेश्वर, पंचायती राज में खो गया है पंच परमेश्वर। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 121 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 122 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म, हार जीत जो कविता है उसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, और इसका जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग। 122 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न देखिए 123 नंबर सवाल देखिए, मशक वाला क्या कर रहा है, मशक वाला जो कर रहा है वो सड़क की सिंचाई कर रहा है। राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। तो 123 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 124 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज जो रचना है ये क्या है, तो एक प्रकार का उपन्यास है जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर कौन सा, तो डी लगा सकते हो आप लोग। चलिए 125 नंबर सवाल देखिए, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है, तो लोहा के रूप में, लोहा के रूप में लिखा है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लोहा के रूप में देखा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो भाई दिनेश कुमार नहीं लग रहा है तो यहाँ कर क्या रहे हो, आप जा सकते हो। चलिए 126 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो 126 नंबर सवाल है, प्यारे ने नए बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे ने नए बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का। लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्यारे ने नए बेटे को कविता जो ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 127 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है, अधिनायक सहाय की रचना, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिनायक के रचयिता का नाम है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 128 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, बता दो 128 का राइट आंसर क्या होगा। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने। 128 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 129 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 129 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। शमशेर बहादुर सिंह की जो पत्नी है वो है धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्म देवी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 130 नंबर सवाल देखिए, सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश जो रचना है ये गजलों का संग्रह है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर आप ए सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ओके जी, चलिए 131 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा, उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जो जादू टूटता है वो टूटता है सूर्योदय होने पर। राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 132 सामने ये रहा, 132 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। यह है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है यह है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति। ओके ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 133 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है बता दो, इसका सही जवाब बता दो। बिखरे मोती किन की रचना, बिखरे मोती जो रचना है ये किन की रचना है, बताएंगे सभी बच्चे। बिखरे मोती किन की रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, और यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक प्रकार का कौन सा है, तो कहानी संग्रह है बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सभी बच्चे चैनल पर जितने भी जुड़ रहे हो नए नए, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भी मैसेज यहाँ पे शो होने लगेगा। चलिए 134 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है, तो मुकुल है। मुकुल कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मुकुल रचना पर सुभद्रा कुमारी
चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 1930 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 135 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। क्या होगा? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना जो काव्य संकलन है वो किस कवि की रचना है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। अरे भाई अभी पढ़ लो, ये किंग बनने का टाइम नहीं है। अगर कम नंबर आया तो सब किंग निकल जाएगा, इसलिए पहले पढ़ाई है, उसके बाद किंग बनते रहना, उसके बाद किंग बनते रहना। पापा के पैसे पे किंग बन रहे हो, आगे कमा के देखो फिर क्या होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 136 नंबर सवाल देखिए। तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास जो रचना है ये किनकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 136 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 137 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो। इसका राइट आंसर, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी। कौन सा लगाओगे? साहू जी था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ऑप्शन नंबर बी लगा लो बच्चा पार्टी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 138 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो थे ये भूषण जी के भाई थे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 139 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 139 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं पूछा गया तो ये पद्मावत तो जायसी की रचना, ये यहाँ कहां से घुस गया? ये किसकी रचना? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 140 नंबर सवाल है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। राइट आंसर कौन सा? तो बी होगा। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम कौन सा है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 141 नंबर सवाल है। मलियज का जन्म कब होता? मलियज का जन्म होता 1935 में। मलियज जी का जन्म होता 1935 में। करेक्ट आंसर ये होगा। मलियज जी का जन्म होता 9 बजे से डेली क्लासेस होती है बच्चा पार्टी। क्लासेस का टाइम, डेली क्लास है 9 बजे, तो सारे बच्चे कल से ज्वाइन करना। 9 बजे आप लोग इंतजार करना, हम आपके सामने आ जाएंगे। चलिए फिर 142 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। जिसके निबंधकार का क्या नाम है? तो सभी बच्चे को पता होगा कि नामवर सिंह के निबंध का नाम है प्रगीत और समाज, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 143 नंबर सवाल है ये रहा आपके सामने, बता दो सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? कुंती जो है वो कौन है? तो वो है हमारे फरोसिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सिपाही की मां में कुंती कौन है? तो फरोसिन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 144 नंबर सवाल है। तिनकठिया प्रथा का संबंध है किससे है? तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? बता दो सभी बच्चे। ये है हमारे नील से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है वो कौन सा है? तो नील से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 145 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ये होगा। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 146 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है वो किस कहानी की पात्र है? बताएंगे सभी बच्चे। मालती किस कहानी की पात्र है? तो रोज कहानी की। मालती किस कहानी की पात्र है? तो रोज चैप्टर में आई है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर 147 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, बता दो प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। प्रेमचंद जी क्या थे? तो कथाकार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रेमचंद जी क्या थे? तो कथाकार थे, सभी बच्चे को पता होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा लगाओगे? सबसे पहले कौन से बच्चे आंसर लगाओगे? प्रेमचंद जी कथाकार थे, सबसे पहले कौन से बच्चे आंसर लगाओगे? फटाफट से लगा दो। प्रेमचंद जी क्या थे? तो प्रेमचंद जी कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब बचेगा बच्चा पार्टी। प्रेमचंद जी कथाकार थे। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चा पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको सेंड कर देते हैं, यहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। प्रेमचंद जी कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 148 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है ये कहाँ और कब दिया गया था। तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। राइट आंसर आपका डी में दिखाई दे रहा है, लगा लो ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 149 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो 149 नंबर सवाल है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। चलिए 150 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा। 150 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा दो इसका सही जवाब क्या होगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का, जो कि अमृतसर में लाना सिंह के मामा जी रहते थे। राइट आंसर कौन सा, तो ए हो जाएगा। 150 का करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए